एंड दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। लूसेंट का जो इंडियन पॉलिटी का जो हम सीरीज कर रहे हैं, वो सीरीज का जो पांचवा पार्ट है, पार्ट 5, ये लेके आए आज आपके लिए। ओके, तो इसमें आज हम कुछ चीजों पे जानेंगे। कौन कौन सी चीजें, ये मैंने यहाँ पे टॉपिक ले रखे हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, फिर संघीय कार्यपालिका क्या है, और भारत का प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद। तो इन चीजों को हम ढंग से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। इससे पहले की जो 4 वीडियो है आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएंगी, उन्हें आप जाके देख सकते हो। और उसमें हमने संविधान के बारे में जाना है, संवैधानिक विकास के बारे में जाना है, फिर मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीतिक तत्व, सभी चीजों के बारे में हमने चर्चा करी है और उसके एकदम एक्सप्लेन कराया है सारी चीजों को डिटेल वाइज। ओके, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय प्रतीकों की, तो सबसे पहले आती है बात फ्लैग की, राष्ट्रीय ध्वज। ओके, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, ये कब अपनाया हमने? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारत का संविधान सभा में तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ये तिरंगा झंडे का जो पेश करा था, वो सबसे संविधान सभा में किसने करा था? हंसा मेहता ने। ओके, संविधान सभा में हंसा मेहता ने पेश करा था इसको, संविधान सभा का प्रारूप। ओके, संविधान सभा के प्रारूप को, तो संविधान सभा में जो है इसको राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन प्रस्तुत करा था, वो करा था किसने? हंसा मेहता ने। और इसका जो डिजाइन बनाया, वो बनाया किसने? डिजाइन बनाया है, वो बनाया है किसने? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया, इनके द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया है। ओके, राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात की बात करें तो आपको पता है रेशियो है इसका 3:2, 3:2 हमारे को इसका रेशियो देखने मिलता है। इसमें केसरिया रंग जो है, वो रंग त्याग, जागृति और शौर्य, आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। बीच में जो पट्टी है सफेद रंग की, वो शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग, हरे रंग जो है समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, कि ज्यादा से ज्यादा किसान समृद्धि करें और देश हरियाली में समृद्धि करे। ओके, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आंध्र प्रदेश की जो युवक है, किसने? पिंगली वेंकैया, उनके द्वारा बनाया गया है इसका डिजाइन। ओके, और हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। और झंडा ऊंचा रहे हमारा जो गीत है, ये किसने लिखा है? श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने। ओके, श्यामलाल प्रसाद गुप्त, इन्होंने झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो गीत है इनके द्वारा गाया गया है, इन्हीं के द्वारा रचना की गई है इसकी। ओके, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में जो नीले रंग का चक्र है, नीले रंग के चक्र में टोटल तीलियां कितनी है? 24 हमारे को जो है देखने में मिलती है। इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ओके, चक्र को जो है, चक्र को किससे लिया? अशोक चक्र जो देखने मिलता है हमारे को बीच में, जिसमें 24 तीलियां हैं, ये कहां से लिया गया? सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है ये। ओके, जो नीले कलर का हमारे को देखने मिलता है। और अगर हम बात करें भारतीय ध्वज संहिता जो बनी थी, ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता, वो कब बनी थी? 2002 जो ध्वज संहिता थी, उसके तहत ही जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है उससे संबंधित सारी चीजें जानी जाती हैं, कि किस तरीके फोल्ड करना है, किस तरीके से रखना है, कब क्या करा जाएगा, सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। ओके, 19(1) जो अनुच्छेद है, उसके अधीन राष्ट्रीय ध्वज को फहराना भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार भी है 19(1) के तहत। ओके, ये फंडामेंटल राइट है राष्ट्रीय ध्वज को फहराना 19(1) के तहत। ओके, अगर हम बात करें कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है जो प्रेजेंट टाइम में, तो 12 दिन तक के लिए झंडे को झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय शोक का टाइम होता है ये। और अगर पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में किसी का निधन हो जाता है, तो 7 दिन के लिए झंडा जो है झुका दिया जाता है हमारा। ओके, तो ये है नेशनल फ्लैग से रिलेटेड चीजें। अब उसके बाद बात करें हम जो है, अगर बात करें जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारा, ओके, उसके बारे में बात करें तो आपको पता है सारनाथ के वाराणसी के पास स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया राष्ट्रीय प्रतीक। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था। किसको? राष्ट्रीय जो प्रतीक है हमारा, ओके, राष्ट्रीय प्रतीक, इसको कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये कहां से लिया गया है? ये आपको पता ही है, सारनाथ के सिंह स्तंभ से इसको लिया गया है। ओके,
और सिंह स्तंभ की अनुकृति में 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। इस प्रकार पैटर्न दिखते हैं कि एक बार में 3 सिंह ही दिखाई पड़ते हैं, एक कहीं से भी देख लो 3 ही नजर आएंगे। ओके, वैसे टोटल 4 है। सिंह स्तंभ के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है, ओके, जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, और ये कहां से लिया गया, किस उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से इसे लिया गया है। सिंह स्तंभ की आकृति के नीचे मध्य में हुई नक्काशी में अशोक चक्र के दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। इस चित्र मंडली में एक हाथी और एक सिंह की उभरी हुई आकृतियां हैं, ओके, जो नजर आती हैं। हाथी और सिंह नजर आते हैं और घोड़ा और सांड नजर नहीं आते। उसके अलावा हम बात करें नीला राष्ट्रीय प्रतीक जो है, नीला राष्ट्रीय प्रतीक जो अपनाया जाता है वो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों पर। लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, और हरा राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो यूज किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ओके, अगर हम बात करें ब्लू, वो कराया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा, और जो रेड है वो कराया जाता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, और ग्रीन जो है वो कराया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ओके, तो इस तरीके से राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें राष्ट्रीय गान की, नेशनल एंथम की। नेशनल एंथम जो है वो किसने लिखा है, हु हैज रिटन द नेशनल एंथम, तो आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसको लिखा गया था, और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त हुआ है। 24 जनवरी नेशनल एंथम को अपनाया गया था। ओके, नेशनल एंथम कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था इसे। और ये कुल कितने सेकंड का होता है राष्ट्रगान हमारा, टोटल 52 सेकंड का। ओके, 52 सेकंड का टाइम होता है इसमें, 52 सेकंड का टोटल होता है। और ये किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ओके, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और ये पहली बार कब गाया गया था, वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था, 27 दिसंबर कोलकाता अधिवेशन में। ओके, कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। ओके, और राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वोधिनी नामक पत्रिका में भी प्रकाशित किया, भारत भाग्य विधाता के नाम से तत्वोधिनी नामक पत्रिका में भी प्रकाशित किया था। टैगोर ने 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जो है लिखा। और आज के टाइम पे जो राष्ट्रगान की धुन है वो किसने तैयार करी है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर। किसने करी है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर। इन्होंने, आज के ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हों के द्वारा जो है इसकी धुन तैयार की गई है अभी के टाइम पे। उसके बाद बात करें राष्ट्रगीत की। राष्ट्रगीत, अगर हम राष्ट्रगीत की बात करें, राष्ट्रगीत जो है वो कौन सा हमारा, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये आपको पता है, इसको भी 24 जनवरी, इसे कहां से लिया गया, आनंद मठ से। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, आनंद मठ से लिया गया है। और ये किसके द्वारा रचित है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ओके, उसके अलावा बात करें अगर हम, इसे अपनाया कब है, 24 जनवरी 1950। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और पहली बार कब गाया गया था, 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में ही, कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था ये पहली बार 1896 में। ओके, और अगर हम बात करें राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि जो है वो कितनी है, 65 सेकंड। कितनी, 65 सेकंड। 65 सेकंड का जो है इसका टाइम हमारे को देखने को मिलता है। ओके, और रहीमतुल्ला सयानी जो थे वो इसके अधिवेशन के अध्यक्ष थे, रहीमतुल्ला सयानी। और जबकि जो उस समय जब पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान के समय जो अध्यक्ष थे विशन नारायण दत्त थे। ओके, इसमें रहीमतुल्ला सयानी थे और उसमें विशन नारायण दत्त थे। तो इस तरीके से हमारे राष्ट्रगान भी देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय पंचांग की। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर जिसे कहते हैं हम, वो कब अपनाया हमने, नेशनल कैलेंडर की बात करें अगर हम, राष्ट्रीय पंचांग ये कब अपनाया हमने, 22 मार्च 1957। ओके, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया हमने। जो हमारा कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग को सरकार प्रयोग के लिए अपनाया गया। इसका पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र का। ओके, चैत्र का जो महीना होता है वो इसका पहला मंथ होता है, जो सामान्य वर्ष में 22 मार्च को, लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू हो जाता है। अगर हम अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प जो है हमारा वो कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प हमारे को क्या देखने मिलता है, कमल।
और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हमारा, वो है बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा देखने को मिलता है हमारे को, बरगद। राष्ट्रीय फल जो है वो आम है हमारा, और राष्ट्रीय पक्षी हमारे को क्या देखने को मिलता है, मोर या मयूर। ओके, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। ध्यान रखना बाघ है, शेर नहीं है। ओके, राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा है, जिसे 4 नवंबर 2008 को जो है घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी, 4 नवंबर 2008 को। ओके, राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। ओके, राष्ट्रीय खेल कौन सा हमारा, हॉकी है। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। ओके, गंगा डॉल्फिन जो है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे 2009 में घोषित किया गया अक्टूबर में। इसके अलावा राष्ट्रपिता कौन है हमारे, महात्मा गांधी। और राष्ट्रीय मुद्रा क्या हमारी, रुपया। ओके, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, हाथी। हाथी को 2010 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी। राष्ट्रीय मिठाई हमारे को क्या देखने मिलती है, जलेबी। और राष्ट्रीय पर्व हमारे को गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस, ये राष्ट्रीय पर्व हमारे को देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हमारे को देखने को मिलते हैं इस तरीके से। अब बात हो गई है राष्ट्रीय जो भी प्रतीक है भारत की, उनके बारे में सब बात हो चुकी। अब बात करते हैं संघीय कार्यपालिका की, जो दूसरा टॉपिक हमारा था। अगर संघीय कार्यपालिका की बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संवैधानिक रूप से भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित है। कार्यपालिका की शक्ति निहित है। ओके, आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति के अंदर ही सारी कार्यपालिका की शक्ति मौजूद होंगी। ओके, आर्टिकल 52 है वो संवैधानिक प्रधान होगा, भारत का पहला नागरिक होगा। आर्टिकल 54 में जो है चुनाव प्रणाली है कि चुनाव किस तरीके कौन कौन चुनाव में भाग लेगा, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर 55 में जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली दी गई है, 55 में कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 56 में उसका कार्यकाल दिया गया राष्ट्रपति का कि किस तरीके से राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल है 5 वर्ष तक का, जो इस तारीख से इस तारीख तक रहेगा। ओके, और 57 में जो है री इलेक्शन की बात की गई है। 58 में योग्यताएं दी गई है राष्ट्रपति की। 59 जो है 59 में हमारे को जो देखने को मिलता है वो ये दिया गया, शर्तें हैं कुछ जो राष्ट्रपति से संबंधित। 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के राष्ट्रपति को जो हटाना है अगर तो हटा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करें तो भारत का राष्ट्रपति जो है देश का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ओके, 53 के बारे में आप जान चुके हो। और राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, जो कंडीशंस हैं, सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। क्या, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। ओके, क्या क्या की चीजें बताई मैंने, भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा है जो वह 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। ओके, और उसमें लोकसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की योग्यता हो। राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ओके, 58 में योग्यता दे रखी है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में ये सारी योग्यताएं दे रखी है राष्ट्रपति की। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है तो लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ओके, जिसमें और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, इनके भी सदस्य भाग लेते हैं। तो ये हमारे अगर बात करें, चुनाव किस प्रणाली से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किससे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल देखने मिलता है हमारे को। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद ये हैं। और इसके अलावा बात करें अगर हम कि भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, तो मैं एक बार आपको लिस्ट बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ आपको लाइन से। सबसे पहले बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में राष्ट्रपति बने थे। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया था हमारा, संविधान लागू हुआ था, उसी दिन राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए थे। तो 26 जनवरी 1950 से जो है भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और 50 से लेकर 62 तक वो राष्ट्रपति रहे, 1962 तक। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 62 से 67 तक रहे। ओके, 62 से 67। सबसे पहले राष्ट्रपति जो रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, 50 से लेकर 62 तक। 62 से 67 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे। 67 से लेकर 69 तक, 67 से 69 तक जो है जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। ओके, मुस्लिम राष्ट्रपति बने पहले हमारे। 67 से 69 तक जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर 69 में जो है हम देखते हैं कि जो बीबी गिरी बने, बीबी गिरी कार्यकारी राष्ट्रपति बने, जब क्योंकि
पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो जाकिर हुसैन थे वो कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो जाता है। उस समय कार्यकारी राष्ट्रपति बने बीबी गिरी। उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी कार्यकारी राष्ट्रपति रहे कुछ समय तक। फिर बीबी गिरी जो है 69 से लेकर 1974 तक पूरे पूर्ण काल के लिए राष्ट्रपति बने, 69 से लेकर 74 तक, ओके, 69 से 74 तक। फिर फखरुद्दीन अली अहमद जो बने दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति 74 से लेकर 77 तक, और इनका भी निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। इनके टाइम में सबसे बड़ी घटना जो हुई थी वो हुई थी आपातकाल का लगना, आपातकाल इन्हीं के टाइम पे लगाया गया था। फिर बीडी जत्ती कार्यकारी राष्ट्रपति रहे 77 में ही कुछ समय के लिए, 11 तारीख दूसरे महीने से लेकर 7वें महीने तक जो है 25 तारीख तक ये राष्ट्रपति रहे कार्यकारी। नीलम संजीव रेड्डी बने 1977 में राष्ट्रपति और 82 तक 82 तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहे। फिर ज्ञानी जेल सिंह बने 82 से लेके 87 तक ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति रहे। फिर आर वेंकटरमन, ओके, रामास्वामी वेंकटरमन 87 से लेके 92 तक, और 92 से 97 तक शंकर दयाल शर्मा रहे, 97 से 2002 तक जो है हमारे को देखने को मिलते हैं क्या नारायणन। फिर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, और 7 से लेके फिर 12 तक जो है हमारे को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देखने मिलती है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। फिर प्रणब मुखर्जी 12 से 17 तक, और फिर रामनाथ कोविंद 17 से 22 तक, और 22 से लेके अभी के टाइम पे जो हमारे को देखने मिलते हैं 2027 तक का कार्यकाल हमारे को जो है द्रौपदी मुर्मू जी का देखने मिलेगा जो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है भारत की। ओके, राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति बने, तो 2 लगातार बार बनने वाले राष्ट्रपति वही हैं। एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी 1 बार राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको पता लगी कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये जो है राष्ट्रपति से संबंधित इंपोर्टेंट चीजें थी। अगर हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की, तो महाभियोग कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 61 में। ओके, आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल 61, ओके, ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। इसमें इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में, ठीक है, आरोप पर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, 14 डेज एगो। ओके, अगर हम बात करें भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है, तो कब खिलाफ अभी महाभियोग नहीं लगाया गया भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति भवन जो है राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। 17 वर्ष लगे थे टोटल इसे बनने में। 340 कमरे इसके अंदर हमारे को देखने मिलते हैं। मुगल गार्डन है जो घूमने के लिए। 26 जनवरी 1950 को भवन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सरकारी आवास बना था। ओके, इसके अलावा हम बात करें कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो कौन बैठेगा? तो उपराष्ट्रपति उस पद पर बैठेगा जब तक के लिए, जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता। अगर उनका भी पद खाली है तो कौन बैठेगा? तो मुख्य न्यायाधीश को वो पद संभालना होगा। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का द्वारा से चुनाव कराना जरूरी है कि 6 महीने में बीतने से पहले ही कराना प्रावधान जरूरी है कि हाँ पहले से राष्ट्रपति दूसरा चुन लिया जाए। अगर कोई नहीं होता है तो अनुच्छेद 70 में ये चीज बताई गई है कि अगर राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो पद संभाले। अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो मौजूद होगा वो जो है राष्ट्रपति का पद तब तक संभालेगा। राष्ट्रपति को जो है इसके अलावा दिल्ली के अलावा भी शानदार कुछ वो दे रखे हैं उप आवास, जैसे कि सब एक है शिमला में राजभवन और दूसरा है हैदराबाद में निलयम। ओके, एक है शिमला में राजभवन, दूसरा है हैदराबाद में निलयम। ये 2 उप आवास कहलाते हैं ओके राष्ट्रपति के। अगर राष्ट्रपति के अधिकारों की बात करें, पावर ऑफ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति की? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो शक्ति है वो क्या है? नियुक्ति का अधिकार। राष्ट्रपति जो है सभी की लगभग नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह के संग में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की, महान्यायवादी, नियंत्रक मालिका परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, ओके, राजदूतों की जितने भी है, यूपीएससी के अध्यक्ष की, संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्तों की, वित्त आयोग के सदस्यों की, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही कोई भी कानून पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा जब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा। ओके, ये हमारे को देखने मिलती है विधायी शक्ति। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को जो है दिखाया गया है और 109 में राज्यसभा जो है राज्यसभा के पास पेश किया जाएगा 14 दिन के लिए।
तो ये राष्ट्रपति संबंधी कोई प्रावधान है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है बुलाने का भी प्रावधान राष्ट्रपति के हाथ में ही है। 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दूसरी है मनोनीत संबंधी शक्ति, कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में थे और राज्यसभा में 80 क्लॉज 3 के तहत जो है सदस्य वो करे जाते हैं। चौथी शक्ति है अध्यादेश की, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। पांचवी है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति यही करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होते हैं। ओके, राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति की बात करें तो विदेशों के लिए भारतीय जो नियुक्ति की जाती है एम्बेसी वगैरह में राजदूतों की, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समाधान की शक्ति जो है आर्टिकल जो है 72 में देखने मिलती है हमारे को समाधान की शक्ति, कि राष्ट्रपति किसी की सजा को भी माफ कर सकता है। ओके, माफ कर सकता है किसी को। इसमें 4 प्रावधान है, क्षमा करना या प्रतिलंबन या विराम या परिहार या लघुकरण, इन तरीकों से जो है उनकी सजा को माफ कर सकता है किसी व्यक्ति की। ओके, वीटो की पावर भी है अनुच्छेद 111 में, राष्ट्रपति को वीटो की पावर है, किसी भी कानून को रोक सकता है वो विधेयक को। आपात शक्ति है अनुच्छेद 352, 356, 360 का राष्ट्रपति इस्तेमाल कर सकते हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, 356 जब राज्य में संवैधानिक तरीके की कार्रवाई न चल रही हो, 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना। तो इस तरीके से राष्ट्रपति की शक्तियां देखने मिलती है हमारे को। अगर बात करें अब उपराष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट की, ओके, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें अगर हम, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में जो है इसका वर्णन है, और 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये 64 में उपराष्ट्रपति कौन कौन है हमारे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 से लेके 62 तक रहे, जाकिर हुसैन 62 से 67 तक रहे, 67 से 69 तक बीबी गिरी रहे, 69 से 74 तक गोपाल स्वरूप पाठक रहे, बीडी जद्दी 74 से 79 तक, फिर हिदायतुल्ला जी रहे 79 से 84 तक, मोहम्मद हिदायतुल्ला, और 84 से 87 तक आर वेंकटरमन जी रहे, और 87 से 1992 तक शंकर दयाल शर्मा, और के आर नारायण 1992 से 1997 तक, कृष्णकांत 1997 से 2002 तक रहे, और फिर 2002 से 2007 तक भैरव सिंह शेखावत जी रहे, और हामिद अंसारी 2007 से 17 तक 10 साल के लिए रहे, और वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक रहे, और 2022 से अभी के टाइम पे जो है वो जगदीप धनखड़ जी हैं। ओके, तो ये उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की योग्यता भी लगभग राष्ट्रपति के समान है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पार कर चुके हों, निर्वाचन के समय की लाभ के पद पर आसीन ना हो। तो ये उपराष्ट्रपति की योग्यता हमारे को देखने को मिलती है। ओके, उपराष्ट्रपति की पद अवधि जो है अनुच्छेद 67 में दी गई है, 5 वर्ष के लिए पद अवधि होती है उपराष्ट्रपति की। ओके, अब बात करते हैं इसके अलावा अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। ओके, भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो तीसरा टॉपिक है इस वीडियो का। इससे पहले हमने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जाना, संघीय कार्यपालिका के बारे में जान लिया। अब बात करें प्रधानमंत्री की, तो आपको पता है अनुच्छेद 74 एक क्लॉज के तहत जो है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए सहायता करने के लिए एक पद होता है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, और उसके मंत्रिपरिषद उसी के सलाह पे जो है एक प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है। जो भी लोकसभा में बहुमत दल होता है उसका ही जो नेतृत्व करने वाला होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते सरकार का भी अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री की योग्यता क्या क्या है? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, प्रधानमंत्री बनने वक्त जो है किसी लाभ के पद पर ना हो। ये कुछ योग्यता हमारे को देखने मिलती है। अभी तक कौन कौन प्रधानमंत्री रहे? तो सबसे पहले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे हमारे जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक उन्हीं का है। फिर आए उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री थे 1964 से 66, उसके बीच में गुलजारीलाल नंदा कार्यभार प्रधानमंत्री रहे। फिर और जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो 64 तक रहे, उनका कार्यकाल जो है एक तरह 64 तक नहीं था बल्कि आगे भी था, लेकिन उनका निधन कार्यकाल के दौरान ही हो गया था पहले प्रधानमंत्री का हमारे। फिर लाल बहादुर शास्त्री 66 में ताशकंद समझौता करने गए थे, वहां पर उनका निधन हो गया। तो दोनों टाइम जो निधन के बाद जो कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर जो है कौन रहे? वो गुलजारीलाल नंदा जी रहे। इंदिरा गांधी ने फिर कार्यकाल संभाला 66 से 77 तक इंदिरा गांधी रही। 77 से लेके 79 तक जो है मोरारजी देसाई जी रहे। चौधरी चरण सिंह 79 से लेकर 80 तक रहे 1 साल। और फिर इंदिरा गांधी दोबारा लौट के आई 80 से लेकर 84 तक, फिर इंदिरा गांधी रही। फिर राजीव गांधी 84 से 89 तक रहे प्रधानमंत्री। और विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से लेकर 1990 तक रहे बीपी सिंह। चंद्रशेखर 90 से 91, फिर 91 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव पूरा कार्यकाल संभाला इन्होंने। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार आई थी 96 से 96 तक की।
ओके, उसके अलावा एच.डी. देवगौड़ा 96 से 1997 तक रहे। फिर आई.के. गुजराल 97 से 98 तक रहे और 98 से लेकर फिर 2004 तक फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है। फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई 2004 से 14 तक और फिर नरेंद्र मोदी जी 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। और पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा रहा। एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए वो थे चौधरी चरण सिंह। ओके, जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में हुआ था। विदेश में कोई भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु हुई वो थे लाल बहादुर शास्त्री। पद अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त करने वाले 3 प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। वह प्रथम व्यक्ति रही जो भिन्न भिन्न अवधियों में प्रधानमंत्री पद पर भी रही। इसके अलावा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में 40 वर्ष 72 दिन की उम्र में प्रधानमंत्री बने और सबसे ज्यादा उम्र में मोरारजी देसाई बने थे 80 वर्ष 23 दिन की उम्र में। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो स्वतंत्र भारत में जिनका जन्म हुआ और वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 17 जो है हमारे को देखने मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अभी तक वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे और अटल बिहारी वाजपेयी किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए 13 दिन के लिए मात्र सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री बने। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। एच.डी. देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। तो ये कुछ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंधित जो है कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे। और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में प्रधानमंत्री कड़ी का कार्य करता है आर्टिकल 78 के तहत। आर्टिकल 78 की बात करें अगर हम तो इसके तहत जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का कार्य करता है, एक सेतु का काम करता है कौन? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक रूप से ये आवश्यक है 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ता है, अगर नहीं है तो। ओके, इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री बनी जो राज्यसभा की सदस्य थी। मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे। एच.डी. देवगौड़ा ये और आई.के. गुजराल ये कुछ 4 सदस्य ऐसे थे जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है कहीं पर भी भारतीय संविधान में, मूल संविधान, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में जो है कैबिनेट शब्द को अनुच्छेद 352 में स्थान दिया गया है। अगर हम बात करें निःशुल्क आवास दिया जाता है इन मंत्रियों को, सभी को। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, विदेश में देश का नेतृत्व। कैबिनेट मंत्रियों में सर्वाधिक बड़ा कार्यकाल जो रहा है वो 32 वर्ष जगजीवन राम जी का रहा था। ओके, कैबिनेट मंत्री के पद पर। अगर बात करें प्रधानमंत्री की तो कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक का हमारे को प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसमें सबसे पहले हमने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात करी, फिर कार्यपालिका की बात करी, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बात करी। तो ये था इस वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट तक इस वीडियो को फैलाओ, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको नॉलेजेबल वीडियो है ये। ओके, और इससे क्वालिटी एजुकेशन शायद ही कोई देगा। ओके, आपने ये फैंसी बोर्ड वगैरह तो बहुत देखे होंगे, डिजिटल स्क्रीन देखी होंगी, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इसकी मोहताज नहीं होती कि कोई डिजिटल स्क्रीन हो जाए। ओके, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो, एस्पिरेंट तक शेयर करो, जो भी एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को भेजो। ओके, तो थैंक यू गाइस, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।